नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता की जान पर खतरा है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है। पीड़िता की सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पीड़िता रोते बिलखते हुए कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है। वो क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मैं ये नहीं बता सकती कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। लोग मुझे झूठा कह रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्त को धमकाया और उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। वो घटना वाले दिन कमरे में मौजूद थी। वो मुझे भी धमका रहे हैं। मैं जल्द ही सारे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। पीड़िता ने कहा कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं और अपना दर्द सबके सामने साझा करना चाहती हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने आगे कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। केवल मैं ही जानती हूं कि उन्होंने मेरे साथ कितना अन्याय किया। इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी राजनीतिक ताकत और प्रभाव के कारण डर में जी रही हूं। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। बता दें, ये मामला कुछ दिन पहले ही सामने आया था। दिल्ली की महिला ने हरियाणा बीजेपी के प्रमुख मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर हिमाचल में दर्ज कराई है। यह एफआईआर पिछले हफ्ते मंगलवार को सामने आई, जबकि घटना महीनों पहले की गई है। इस बीच बडोली की पत्नी गीता कौशिक बडोली ने मीडिया से बात करते हुए अपने पति के खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को पुणे में अपने चाचा शरद पवार के बगल में बैठने से किनारा कर लिया। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चाचा के बगल में बैठने से बचने के लिए मंच के मेज पर रखी नेम प्लेट अजित ने बदलवा दी। ये सब उस कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सामने हुआ। अजित पवार और शरद पवार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालाना सभा की बैठक में भाग लेने के लिए शहर में थे, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री और अजीत गुट के नेता दिलीप वालसे पाटिल हैं। बता दें, चुनाव नतीजों के बाद दोनों एनसीपी के विलय की बातों की जाने लगी थी। ये तक कहा गया कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी कैबिनेट में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं और मोदी के साथ आ जाएंगे। हालांकि जिस प्रकार अब ये घटना हुई है उससे साफ है कि शरद पवार ने अजीत के साथ जाने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है और मोदी की इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली को एक कूड़ा घर बना दिया है। दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 साल में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक संयोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग नहीं लगने दिए, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को जरूर बसाने का काम किया है। आप पर आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार बांटे जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली सभा को संबोधित किया। किराड़ी में बीजेपी के उम्मीदवार बजरंग शुक्ला के पक्ष में उन्होंने रैली की। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या आप यमुना में स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरी मंत्रिमंडल के सहयोगी संगम में स्नान कर सकते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने वाली एटीएम मशीन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आपने रोहिंग्या को बसाया। आपकी बातों में अब दिल्ली के लोग नहीं आएंगे। अब लोग यूपी का विकास मॉडल देखना चाहते हैं और यूपी में कैसा विकास मॉडल है इसके बारे में क्या ही बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पहले हिंदू हूं बोलना मुश्किल था, लेकिन अब हर कोई बोलता है, गर्व से बोलता है। बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और 10 सालों में सरकार ने विचारधारा और आइडियोलॉजी के काम पूरे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 21 और 22 जनवरी को आप कार्यकर्ताओं को धमकाने के मामले में दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय शिकायतों को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोपी पुलिस अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग की। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि पुलिस आप कार्यकर्ताओं पर झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रही है। इन बयानों में ये कहा गया है कि कोई हिंसा या धमकी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंदपुरी थाने के एसएचओ धर्मवीर, इंस्पेक्टर सुशील शर्मा और कांस्टेबल जय भगवान आप कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी शिकायत वापस लें।
आतिशी ने पत्र में मांग की है कि एसएचओ धर्मवीर, इंस्पेक्टर सुशील शर्मा और कांस्टेबल जय भगवान को उनके मौजूदा पदों से तुरंत हटाया जाए। बता दें, जहां जहां बीजेपी के हाथों में पुलिस है, वहां पुलिस द्वारा चुनाव में दखल करने की शिकायतें आती रहती हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, जहां भी पुलिस वोटर्स को रोक रही थी और वोटिंग न करने के आरोप भी लगे थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल से मुकाबला कर रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ये जानकारी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने दी। विवेक गर्ग ने बताया कि नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और प्रवेश वर्मा को मिसकोट किया। ऐसा करके प्रवेश वर्मा की मानहानि की गई। उन्होंने कहा कि हमने उनको 48 घंटे का समय दिया है, वो माफी मांगे और 100 करोड़ रुपए का हर्जाना भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर्जाने के तौर पर मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इलाके की जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका में रह रहे वैसे प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इसे लेकर भारत में भी चिंता है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 या 20,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को नई दिल्ली वापस भेज सकता है। यही नहीं, दिल्ली की चिंता की वजह है इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विदेश में अवैध ढंग से रह रहे भारतीय नागरिकों पर भारत का रुख साफ किया। जयशंकर ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अमेरिका सहित दूसरे देशों में अवैध ढंग से रह रहे हैं, भारत उनकी न्याय संगत वापसी के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले पर भारत का रुख अटल और सैद्धांतिक है और मैंने ये स्पष्ट तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बता दिया है। जयशंकर ने कहा कि हमने हमेशा ये नज़रिया सामने रखा है कि अगर हमारा कोई नागरिक जो यहाँ वैध ढंग से नहीं रह रहा है, अगर हम सुनिश्चित है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा भारत में उनकी न्याय संगत वापसी के लिए तैयार हैं। इसलिए अमेरिका के लिए भी कोई अलग स्थिति नहीं है। बता दें, 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले ट्रंप समय समय पर अमेरिका आने वाले अप्रवासियों के लिए कड़े विचार जाहिर करते रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मिली सफलताओं के लिए बधाई दी। इजरायल के अलावा रूबियो ने बुधवार को फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनालो से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दक्षिणी चीन सागर में चीन के उकसावे के खिलाफ फिलीपींस की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दक्षिणी चीन सागर में चीन का व्यवहार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। विदेश मंत्री रूबियो ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई यूल से भी बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच उत्तर कोरिया पर निकट सहयोग बनाए रखने पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में प्रतिक्रिया दी। ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं रूसी लोगों को प्यार करता हूं और मैंने राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे, बावजूद कि रेडिकल लेफ्ट रशिया का हंगामा खड़ा किया गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में हमारी मदद की थी और इस दौरान उसने लगभग 60 लाख लोगों को गंवाया। ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संकट से जूझते रूस और राष्ट्रपति पुतिन को मैं बड़ी राहत दूंगा। मैं उनसे कहने वाला हूं, इस बेकार के युद्ध को बंद करो और समझौता करो। ये जंग और बदतर होती जाएगी। अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाए तो मेरे पास रूस पर भारी भरकम टैक्स और आयात शुल्क थोपने और रूसी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और उन पर भी प्रतिबंध लगेगा जो इसमें साझेदार हैं। इस जंग को खत्म करना होगा, जो कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शुरू ही नहीं होती। हम इसे सीधे तरीके से कर सकते हैं या टेढ़े तरीके से, और आसान तरीका हमेशा ही अच्छा होता है। समझौता करने का समय आ गया है और अधिक जाने नहीं जानी चाहिए। पनामा और चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पनामा नहर पर किए गए विवादास्पद दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे एक नई वैश्विक बहस छिड़ गई है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने बुधवार को विश्व आर्थिक मंच के दौरान इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पनामा नहर ना तो अमेरिका का तोहफा थी, ना ही ये किसी प्रकार की खैरात है। मिलोनो ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हम मिस्टर ट्रंप द्वारा कही गई बात पर पूरी तरह से नकारते हैं। उनका ये दावा पूरी तरह से गलत और निराधार है।
पनामा नहर पनामा की संपत्ति है और ये हमेशा पनामा की ही रहेगी। ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में ये भी कहा था कि नहर अब चीन का प्रभावी नियंत्रण है और उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी थी। ट्रंप का कहना था कि हमने पनामा नहर चीन को नहीं दिया बल्कि पनामा को सौंपा, अब हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया था कि चीन नहर का संचालन कर रहा है जिससे पनामा और चीन दोनों देशों में उत्तेजना फैल गई। चीन ने भी पनामा नहर के बारे में ट्रंप के आरोपों को खारिज किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ व्यावहारिक रिश्तों पर भारत के रुख के बारे में बयान दिया। उन्होंने ये साफ किया कि व्यापार भारत ने नहीं रोका बल्कि ये फैसला पाकिस्तान ने लिया। जयशंकर ने कहा, हमने व्यापार नहीं रोका, उनके प्रशासन ने साल 2019 में हमारे साथ व्यापार नहीं करने का फैसला किया था। जयशंकर ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जयशंकर ने कहा कि हमारी चिंता का विषय शुरू से ये रहा है कि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलना चाहिए। हम ये दर्जा पाकिस्तान को देते रहे हैं मगर वो हमको ये दर्जा नहीं देता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर ना हमारी ओर से कोई बातचीत हुई है और ना उन्होंने इस मामले में कोई कदम बढ़ाया है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग फिर भड़क उठी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अब जिस इलाके में आग लगी है वो शहर से 45 मील दूर है। ये आग कास्टिक झील के पास पहाड़ी इलाके में लगी है। इसके पास कई रिहायशी इलाके और स्कूल हैं। आग की लपटों ने 8000 एकड़ से ज़्यादा इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज़ हवा और सूखी झाड़ियाँ इस आग को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रही हैं। कई लोगों के आलीशान घर तबाह हो गए और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मुंबई की टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो गए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 4 और रोहित शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 10 साल बाद रणजी खेलने मैदान में उतरे थे। बता दें, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा बुरे फॉर्म से जूझते नजर आए थे। साथ ही उनकी कप्तानी की भी काफ़ी आलोचना हुई। तब सुनील गावस्कर समेत कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि फॉर्म में वापसी के लिए सीनियर खिलाड़ियों को भी रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट खेलने चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।